अच्छा जी। हमने रिसर्च एथिक्स स्टार्ट किया था। यहाँ से आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर रिसर्च। तो जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स में आप रिसर्च के हमारे पास तीन चीजें होती है। एक है बेनिफिशियंस, एक है नॉन मेलेफिशियंस और एक है रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन। ठीक है। बेनिफिशियंस का मतलब होता है कि रिसर्च में जो ह्यूमन या जो जानवर आप शामिल कर रहे हो, इस रिसर्च से उसको फायदा मिले, और जितना ज्यादा फायदा उसको मिले उतना ही जरूरी है और उतना ही अच्छा है। ठीक है। शॉर्टकट बेनिफिशियंस का मतलब यही है। नॉन मेलेफिशियंस का मतलब यह होता है कि इन पार्टिसिपेंट्स को, इन सब्जेक्ट्स को, इंसानों को या जानवरों को आप नुकसान ना पहुंचाओ, उसको कोई हार्मफुल ऐसी चीजें ना हो जो इसको नुकसान पहुंचा सके। और रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, हर बंदे के लिए पहले उससे कंसेंट लेना चाहिए। ये भी रिस्पेक्ट है। उसको इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए और उसको एज अ वॉलंटियर शामिल करना चाहिए। रमीन बच्चा लकीरें ना खींचो स्क्रीन पे। ठीक है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है जो बंदा लकीर खींचता है मुझे शो होता है। ठीक है, तो सुन ले सब और अटेंटिव होके और शरारतें ना करें। अच्छा जी। तो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, जो सब्जेक्ट्स शामिल कर रहे हो अपने रिसर्च के अंदर, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, उससे कंसेंट लेना चाहिए। अगर वो इस रिसर्च स्टडी में शामिल ना हो या अपने आप को विथड्रॉ करना चाहे तो ये हक उसके पास रहना चाहिए। ठीक है। तो ये ज़रूरी तीन चीज़ें जो एथिकल कंसिडरेशन में और जनरल प्रिंसिपल में इसके ज़रूरी हैं। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। Where research involves experimentation on human subjects, every effort should be made to maximize the benefit to the subjects। ठीक है। वही मकसद, वही मतलब है कि रिसर्च में जो जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स या एनिमल सब्जेक्ट्स आप एक्सपेरिमेंट के लिए शामिल कर रहे हो, तो उसको बेनिफिट देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और सब्जेक्ट को हार्मफुल कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको सफर नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉन मेलेफिशियंस। द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्ट implies that participants the participation in the research should be completely voluntary and based on the informed consent। informed consent, हर रिसर्च से पहले एक पेज हमारे पास होता है बना हुआ, जिसमें आपका टाइटल होता है और जो आप रिसर्च जैसे ले रहे हो, जिस चीज पे ले रहे हो या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके मुतालिक उसमें मालूमात होती है। तो सब्जेक्ट से इन्फॉर्म कंसल्ट करने से पहले वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और फिर उससे साइन लेना चाहिए वॉलंटियरली अगर शामिल होना चाहे तो। दिस इज रिस्पेक्ट फॉर दैट सब्जेक्ट। वेयर रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ द डेटा, इंडिविजुअल प्राइवेसी शुड बी प्रोटेक्टेड। इंडिविजुअल की प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट, ये भी हम उनको इंश्योर कराते हैं कि आप जो इंफॉर्मेशन देंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी हमारी। दिस इज रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन। ठीक है। रिस्पेक्ट टू द कम्युनिटी मींस रिस्पेक्टिंग इट्स वैल्यू एंड हैविंग इट्स अप्रूवल फॉर द रिसर्च। इस तरह कम्युनिटी के अंदर, चूंकि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, इसके अलावा और रिलीजियस के बंदे भी हो सकते हैं, तो सबका अखलाकी दायरे के अंदर उन वैल्यूज की भी कदर करनी चाहिए। ठीक है। और उसको उसके मुतालिक जो है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिससे उनको वो हर्ट हो या मिस इन्फॉर्मेशन आगे जाए। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, distributive justice, implies that participation in the research should correlate with the expected benefits। जो फायदे, जो फवायद पार्टिसिपेंट्स को मिल रही है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदे दो को आप फायदे दें और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उसको आप ये फायदे ना दो या कम दो। तो इस चीज का ख्याल भी रखना चाहिए। ठीक है। दिस इज रिसर्च एथिक्स। और नो पॉपुलेशन ग्रुप शुड कैरी एन अनडू बर्डन ऑफ द रिसर्च फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर ग्रुप। अगर एक बंदे को या एक ग्रुप को आप फायदा दे रहे हो तो इसकी वजह से दूसरे को सख्ती उस पर नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। ये इन्फॉर्म कंसेंट है। जो रिसर्च आप कर रहे हो उसका प्रोसेस, उसके बेनिफिट्स, उसके रिस्क और जिस प्रोसीजर से आप उसको गुजार रहे हो, ये सारा डिस्क्लोज करना होगा पार्टिसिपेंट के साथ, आपने डिस्कस करना होगा ताकि वो उसको समझ लगे और वो सोच समझ के साथ आपके रिसर्च में शामिल हो। ये वाली एक्सप्लेनेशन ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्चों के अंदर।
जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें चूंकि एक प्रोटोकॉल, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर अप्लाई करना होता है, तो उनको इस चीज की एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है। अगर ना करो और बीच में उसको इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कोई मसला आ जाए, या कोई अगर एक्टिविटी है, कोई फिजिकल विगोरस एक्टिविटी, तो उससे उसको हार्ट अटैक के मसाइल भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, दिल का मसला हो सकता है। तो बाद में फिर ये मसला ना हो कि यार आपने मुझे ये नहीं बताया और विड्रावल कर जाए। तो अगर विड्रावल करना है तो स्टार्ट में एक्सप्लेन कर लो, और अगर उस टाइम पे वो इस रिसर्च में अपने आप को नहीं शामिल करना चाहता तो फिर ठीक है, ठीक है। ब्रॉडली दिस रिक्वायर्स वॉलंटियर्स एंड consent as well as full understanding of the risk burden and benefits। ये सारी चीजें आपने वॉलंटियर्स के साथ डिस्कस करनी है, फिर कंसेंट लेना है, और उनको तमाम रिस्क अगर हैं और जितने मसाइल हैं या फवायद है सारी एक्सप्लेन करनी चाहिए। अच्छा, स्पेसिफिकली इन्फॉर्म कंसेंट के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन रिसर्च के मुतालिक है उस सब को आपने अपने सब्जेक्ट को डिस्क्लोज करना होगा, उसके साथ ये शेयर करनी है ताकि वो इनेबल हो, इसको अंडरस्टैंड करे, इसको समझ सके कि हाँ चीज़ ये है, ये प्रोसेस करना है, ये रिसर्च करनी है, ठीक है। बाज रिसर्च होती है हाई लेवल के, उसमें ब्लाइंडाइजेशन होती है। तो डबल ब्लाइंड स्टडी स्पेशली जो होती है वो उसमें किसी मकसद के लिए इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उसको फिर कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, और वो रिसर्च को फायदा देने के लिए होती है, उसके अपने मकासद होते हैं, ठीक है। तो हर कुछ स्टडीज वन ब्लाइंडेड साइड होती है, कुछ टू ब्लाइंडेड होती है। वन ब्लाइंडेड में जो बंदा डेटा ले रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, उसको पता नहीं होता। और जो डबल ब्लाइंडेड होती है उसमें पार्टिसिपेंट और रिसर्च दोनों को पता नहीं होता। जो सिंगल ब्लाइंडेड होती है उसमें रिसर्चर को पता होता है, जबकि उसको पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता, ठीक है। तो ये डबल ब्लाइंड स्टडीज में जो दोनों साइड्स पे इसको ब्लाइंड रखा जाता है ताकि जो बंदा डेटा दे रहा है उसको भी पता ना हो, ताकि इसमें बायसनेस ना आए, और इसको प्योर जो इंफॉर्मेशन होती है वो जरा निकले। और रिसर्चर को भी पता नहीं हो, कभी कभार रिसर्चर भी बायास करके डेटा उसमें काफी फिर जो है फेकनेस आ जाती है, फेब्रिकेशन उसमें आ जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए कभी कभार डबल ब्लाइंडेड स्टडीज ये करनी होती है, कभी सिंगल ब्लाइंडेड करनी होती है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन बड़ा जरूरी है। दूसरा है कंप्रहेंशन, ताकि वो बंदा वो इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सके। अगर वो अपने आप को विड्रॉ करना चाहे तो उसके पास रीजन हो, या उसके पास चॉइस हो, या आने के लिए वॉलंटियरली, या निकलने के लिए। तो ये कंप्रहेंशन है, और इसी कंप्रहेंशन के बेस पे वो वॉलंटियरली आप डिसीजन ले सकता है, आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर सकता है, ठीक है। और रिसर्च पार्टिसिपेंट हैव द राइट टू रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द स्टडी। बिल्कुल, किसी भी बंदे के साथ जो आपके साथ रिसर्च में शामिल हो रहा है उसको ये इख्तियार होता है कि वो इस रिसर्च में आपके साथ शामिल ना हो या शामिल हो, दोनों उसके इख्तियार में होती है। वो फ्रीली डिसीजन करेगा, और कोई एक्सटर्नल प्रेशर जबरदस्ती उसको हम रिसर्च में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। देयर शुड बी ऑलवेज बी एन असेसमेंट ऑफ व्हाट इंसेंटिव्स इफ एनी मे बी ऑफर्ड टू पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स। अगर कोई इंसेंटिव या कोई ऐसी स्टडी है कि जिसमें फंडिंग हो रही है या फंडिंग होनी है और उसमें उसका हिस्सा है, तो वो भी उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा जी, फिर है कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये एक जबरदस्त सी चीज है रिसर्च के अंदर, जिसमें रिसर्चर को पर्सनल, फाइनेंशियल या प्रोफेशनल इंटरेस्ट कोई होती है, ठीक है। या उसको उसके रिजल्ट चाहिए होते हैं, या उसको कोई फंडिंग फेवर चाहिए होता है, फंडिंग उसको चाहिए होती है, या कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए ये रिसर्च उसे चाहिए, या कोई ऑथरशिप के लिए उसे रिसर्च चाहिए, या बाज लोग स्कॉलरशिप या पीएचडी के लिए बाहर मुल्कों में जाना चाहते हैं ना, तो उससे ये रिसर्च प्रपोजल लिख पाते हैं, और उसके लिए उसको फंडिंग चाहिए होती है, या उसको अपना ऑथर नेम चाहिए होता है पहले नंबर पे, ऐसी कोई पब्लिश स्टडी चाहिए होती है कि जिसमें इसका नाम पहले नंबर पे हो। ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मेरी मेरी इस इंटरेस्ट की वजह से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ सिचुएशन
in which a researcher has or appeared to have a private or personal interest, for example a financial gain, ठीक है, उसे फंडिंग चाहिए फॉर एग्जांपल। ऑल स्पॉन्सरशिप ऑफ रिसर्च शुड आल्सो बी पब्लिकली एक्नॉलेज, ठीक है। अब पब्लिकेशंस जैसे मैंने बात की कि इसको जर्नल, अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन चाहिए होती है, वो फेवर चाहिए होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज है रिसर्च मिसकंडक्ट। Research misconduct is the process of identifying and reporting unethical or unsound research. अच्छा, बाज लोग ये डुप्लीकेशन करते हैं, टिप्लीकेशन करते हैं, या बाज लोग जो है किसी और का रिसर्च लेके उसको उसी तरह या उसमें अपनी तरफ से ऐसे ही कुछ फैब्रिकेशंस, फाल्सिफिकेशन, बायसनेस लाके ये फिर या पब्लिश करता है या अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। दिस इज रिसर्च मिसकंडक्ट, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी OSTP ये एक इदारा है जो मिसकंडक्ट को डिफाइन भी करता है, इसके कंपोनेंट्स को ऐसे बताता है हमें, जैसे देखें नीचे आप लोग, रिसर्च मिसकंडक्ट इज डिफाइंड एज द फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन, गलत डेटा, गलत मिस इंफॉर्मेशन को अपने इरादों, अपने नॉलेज के मुताबिक लाना, फाल्सिफिकेशन गलत इंफॉर्मेशन को लेके आना, और प्लेजरिज्म इन प्रीपोजिंग, परफॉर्मिंग और रिव्यूइंग रिसर्च। प्लेजरिज्म एक दूसरे बंदे के पब्लिश शुदा रिसर्च से या दूसरे बंदे के इंफॉर्मेशन से कॉपी करके हूबहू उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना और उसको अपने अल्फाज में पैराफ्रेजिंग ना करना, अपने अल्फाज में उसको लेके ना जाना, इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। इस पे प्लेजराइज इंफॉर्मेशन को लेने के बाद हवाला देना है, रेफरेंस देनी है, और रेफरेंस कैसे देनी है ये फिर मैं आप लोगों को इन नोट के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। तो प्लेजरिज्म इसको कहते हैं कि किसी बंदे के ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को अपने मकसद के लिए और अपने रिसर्च में उसी तरह ओरिजिनल यूज करना, इसको कहते हैं प्लेजरिज्म की प्रोपोजिंग, ठीक है। तो ये भी निकालना होता है रिसर्च के अंदर ताकि एक रिपोर्ट तैयार हो, उसकी एक अच्छी तरीके से रिव्यूइंग हो, उसकी परफॉर्मेंस का पता लगे। अच्छा, फैब्रिकेशन इज मेकिंग अप डेटा रिजल्ट एंड रीडिंग और रिपोर्टिंग देम। जो फैब्रिकेशन इसको कहते हैं कि जो डेटा है या तो डेटा फेक है या डेटा में कोई ऐसी चीज शामिल हुई है जिसने उसको फेक बनाया हुआ है, तो ये रिपोर्ट करनी चाहिए इस इदारे के मुताबिक कि या इसको आप रिपोर्ट करो या इसको कोई प्रूफ दो। अच्छा, फल्सिफिकेशन है, इज फल्सिफिकेशन इज मैनिपुलेटिंग रिसर्च मटेरियल। अच्छा, रिसर्च मटेरियल में कोई बायसनेस करना या उसके इक्विपमेंट में डेटा के अंदर कोई टूल ऐसे इस्तेमाल करना कि जिससे डेटा इधर उधर हो, या तरीका उसमें चेंज करना, उसका प्रोसेस चेंज करना, और या डेटा के अंदर चेंजेस लेके आना, दिस इज फल्सिफिकेशन, ठीक है। चेंजेस आर ओमिटिंग डेटा a result such that the research is not accurately represented in the research record, ताकि जो रिसर्च रिकॉर्ड था या जो डेटा आपने ओरिजिनल लिया था उसमें बड़ी सतह पे चेंजेस आ जाते हैं, फैल्सिफिकेशन इसको कहते हैं। प्लेजरिज्म मैंने बता दिया ऑलरेडी, प्लेजरिज्म इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन आइडियाज। किसी दूसरे बंदे ने अपना रिसर्च किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है, उसमें उसने अपने आइडियाज, अपना डेटा, अपने नॉलेज शेयर की है, उसको आप हूबहू उसी तरह लो और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करो, दिस इज प्लेजरिज्म, ठीक है। तो हम ये आइडियाज लेते हैं लेकिन उसका एक तो रेफरेंस देते हैं और दूसरा उसको अपने अल्फाज में पैराफ्रेज करके फिर लिखते हैं, तो फिर प्लेजरिज्म उससे निकल जाती है, ठीक है। तो ये फिर क्रेडिट हम देना होता है इसको, अगर क्रेडिट ना दो तो फिर ये अनएथिकल है। तो हम क्रेडिट इसको देते हैं, क्रेडिट इसलिए देते हैं कि उस पब्लिकेशन का, उस आर्टिकल का हम रेफरेंस देते हैं, ठीक है। रिसर्च मिसकंडक्ट डज नॉट इंक्लूड हॉनेस्ट एरर और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अच्छा जी, रिसर्च मिसकंडक्ट कैन बी द रिजल्ट ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर। Criminal behavior, for example, making up research data that does not exist, and other or acts of the fraud or deliberate and punishable criminal acts. अच्छा, रिसर्च मिसकंडक्ट ये भी है कि अपना अपना ऐसा तरीकाकार तौर तरीका इख्तियार करना कि आपने डेटा लिया ही नहीं है, बस अपने तरीके से वहां पे वेरिएबल में डेटा अपनी तरफ से डाल लो, आपने टूल इस्तेमाल नहीं किए, या आपने किसी और का डेटा उठाया और अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था, फ्रॉड कर लिया, दिस इज रिसर्च मिसकंडक्ट।
इसको भी कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड क्रिमिनल पनिशमेंट आर नेसेसरी टू प्रिवेंट दीज क्रिमिनल। असल में अगर ये आप डेटा में लेके आओगे और इस पर रिसर्च करोगे, उससे जो रिजल्ट निकलेंगे, असल में रिसर्च पे तो लोग यकीन रखते हैं कि यार ये रिसर्च हुई है और ये रिसर्च जो है रिसर्च बेस्ड बात है, तो ये तो ठीक होगी। और उसमें आपने पीछे ये किया हो कि फैब्रिकेटेड चीजें लेके आए हो, फल्सिफिकेशन की हो, और फेक डेटा लेके आए हो, टूल्स को गलत इस्तेमाल किया हो, किसी और का डेटा लेके आए हो, तो उससे तो फिर रिजल्ट जो आई है वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होती, लोगों को तो पता नहीं होता। तो ये आपने एक गलत चीज को कर लिया, एक गलत चीज को परवान चढ़ लिया, और उससे रिसर्च जो है वो आपने निकाल ली। तो इस चीज को भी मना करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिसर्च मिसकंडक्ट कैन आल्सो बी द रिजल्ट ऑफ द मिस्टेक एंड नेग्लिजेंस, अनइंटेंशनल, लेजी और स्लोपी रिसर्च प्रैक्टिसेस। रिसर्च में मिसकंडक्ट जो लोग करते हैं, तो ये लोगों को मिसलीड करते हैं, और ये रिजल्ट इसके जो आते हैं ये भी अनएक्सेप्टेबल है। और ये लोग जो होते हैं ये स्लोपी और लेजी लोग होते हैं, लेजी प्रैक्टिसेस हैं। तो ये अपने रिसर्च को इस चीज से बचाना बहुत जरूरी बात है, ताकि आपकी रिसर्च हो तो रिसर्च से कोई न्यू चीज सामने आए, कोई नई चीज लोग सीखे, और उस पे फिर लोग उसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। तो दैट इज रिसर्च। अगर इसको आपने वायलेट किया हो इन चीजों को, तो फिर ये रिसर्च मिसकंडक्ट है, और इस रिसर्च मिसकंडक्ट को फिर पनिशेबल तस्वीर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जो रिसर्च करते हो उसको अच्छे जर्नल में पब्लिश करोगे, उसका पीर रिव्यू होगा, वो हेल्प देगा लोगों को सेफ गार्ड करने में, लोगों को सेफ्टी देने में, ठीक है। साइंटिफिक जो इंटीग्रिटी है उसको बेहतर बनाएगी। तो फिर रिसर्च मिसकंडक्ट इस चीज को फिर वायलेट करती है, ठीक है। एथिकल गाइडलाइंस। अच्छा जी, एथिकल गाइडलाइंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिव्यूइंग इंस्टेंसेस ऑफ द रिसर्च मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट को देखने के लिए, मिसकंडक्ट के बंदे को करने वाले बंदे को अनएथिकल कहना और उसके लिए सजा का इंतखाब करना, ये कौन कर सकता है? तो एथिकल गाइडलाइंस के लिए कमिटीज होते हैं, हर जगह पे कमेटी होती है, अथॉरिटीज होती है अप्रोप्रिएट, ठीक है। नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे, और वहाँ पे कन्वर्सेशंस होती है, वहाँ पे ये कुछ स्टेप से निकलती है। फिर एथिकल गाइडलाइंस पे अगर पूरा आ रहा हूँ और वो से पास कर देते हैं, तो फिर वो रिसर्च ऑथेंटिक होती है, ठीक है। तो एनी पर्सन हु नोज दैट रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड अनएथिकली शुड रेज हिज और हर कंसर्न टू द appropriate authorities, whether that person is involved in the research or not. The first step in this instance may likely be a confidential conversation with the person in charge ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी एट द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के अंदर पहला एक रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं रिसर्च के, वो देखते हैं कि ये नॉलेज, ये चीज़ें अप्रोप्रिएट है, ये तरीके अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तरीके से मुराद ये है कि आप डेटा कलेक्शन किसी ऐसे क्वेश्चनर पे कर रहे हो जो ऑथेंटिक है, रिलायबल है, वैलिड है, तो ठीक है। और वो क्वेश्चनर जो आप डेटा ले रहे हो इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, ये चीजें देखते हैं इसमें, ठीक है। आप जो स्टडी डिजाइन कर रहे हो, आप क्रॉस सेक्शनल कर रहे हो, आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कर रहे हो, इस चीज को देखा जाता है, ठीक है। कितने टाइम में कर रहे हो उसको देखा जाता है। बस आसान सी स्टडीज होती है क्रॉस सेक्शनल, वो 6 महीने में हो जाती है। बाज आरसीटी की स्टडीज होती है वो 1 साल में हो जाती है। बस स्टडीज होती है ये मेटा एनालिसिस वगैरह के, तो वो फिर 2-3 साल भी ले सकती है, कुछ स्टडीज इससे भी ज्यादा ले सकती है। ये प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज कोहर्ट की जो होती है, ठीक है। तो once research misconduct has been identified, all parties involved in the research must take responsibility to resolve the situation, including। अच्छा, अगर रिसर्च मिसकंडक्ट आइडेंटिफाई हो जाए तो जितने भी उसमें इन्वॉल्व बंदे हैं या जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इस सिचुएशन को हैंडल करें, इसको सॉल्व करें। उसमें से द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर खुद, जो बंदा रिसर्च कर रहा है, उसके को इन्वेस्टिगेशन को रिसर्चर्स हो गए, द इंस्टीट्यूशन होस्टिंग द रिसर्च, जहाँ पे रिसर्च डेटा लिया जा रहा है वो लोग, और जो फंडिंग कर रही है जो एजेंसी वो, और इसके अलावा जो जिस जर्नल में इसको पब्लिश किया जाएगा, ये सारे इसको इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाती है प्लेजरिज्म। अच्छा जी, प्लेजरिज्म के मुतालिक भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ समबॉडी
else ideas, thoughts, pictures, theories, words or stories as your own। किसी और बंदे ने कोई जर्नल लिखी है या कोई रिसर्च लिखा है, रिसर्च किया है, या उसको पब्लिश किया है या पब्लिश नहीं किया, और वो आपने ले लिया और अपने रिसर्च के तौर पर शो कर लिया। तो वो आइडियाज, वो पिक्चर, वो लिखाई, वो रिटन इंफॉर्मेशन, वो आइडियाज, वो थॉट्स, वो सारी चीजें आपने अपनी तरफ के ये मैंने की है, दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म हम सब जब रिसर्च करते हैं ना, प्रपोजल तैयार करते हैं या स्पेशली थीसिस तैयार करते हैं, तो थीसिस में जो थीसिस रिपोर्ट राइट अप होता है, या इंट्रोडक्शन से लेके डिस्कशन के लास्ट तक, हम उनको रेफरेंस देने के बाद पैराफ्रेजिंग उसकी करते हैं। ठीक है। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ है, उसका जो मतलब है, या तो उसी मतलब में उसकी दूसरी इंग्लिश लिखनी होती है, उसको ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है, अपने अल्फाज में, या उसका इंग्लिश में तर्जुमा लिखना होता है, या उसमें कुछ वर्डिंग चेंज करनी होती है मीनिंगफुल उसी तरह वर्ड्स में। तो फिर ये प्लेजरिज्म जो है ये निकल जाती है, और ये फिर आपका अपना मवाद, अपना इंफॉर्मेशन ये बन जाता है। ठीक है। इफ अ researchers plagiarizes the work of others, they are bringing into question the integrity, ethics and trustworthiness of the sum total of his or her research। ठीक है। अगर आप हूबहू उसी तरह कर रहे हो तो फिर ये चीजें हिट हो रही है। In addition, plagiarism in both an illegal act and punishable कंसिडर टू बी। इसी इसीलिए जब कोई रिसर्च पब्लिश होती है तो प्लेजरिज्म रिपोर्ट साथ में मांगती है, ताकि पता लगे प्लेजरिज्म की अपनी परसेंटेज। इस लेवल पे हम 20 से 30% रखते हैं, एमएस के लेवल पे 19% या इससे कम रखते हैं, पीएचडी के लेवल पे 17% या 15% या इससे कम रखते हैं। इतने की इजाजत है, जो परसेंटेज मैंने बता दी। जैसे आप लोग अगर रिसर्च करोगे तो आप लोग के लिए 30% हम रखते हैं, जो काफी अच्छा भी है, ज्यादा भी है। तो 30% अगर ज्यादा होगा तो ये आपने फिर कम करना होगा, अगर 30% से कम है तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो ये अगर ना हो तो फिर पब्लिकेशन में भी मसला आता है, और फिर आपका रिसर्च जो है ये प्लेजराइज फिर नहीं होता। ओरिजिनल रिसर्च आप रिसर्च जो है वो आप पेश कर रहे हो फिर। और इससे स्टीलिंग का मसला भी आ जाए कि आप किसी दूसरे के इंफॉर्मेशन या जर्नल को स्टील कर रहे हो, उसको चोरी कर रहे हो। ठीक है। तो ये ऑथरशिप भी फिर आप अपनी दोगे, फिर रिसर्च है तो इसमें बड़े मसले फिर आ जाते हैं। प्लेजरिज्म टेक्स मेनी फॉर्म्स। On one end of the spectrum are people who intentionally take a passage word for word, put in their own work, and do not properly credit the original author। ठीक है। अच्छा, कुछ इसके चूंकि बहुत सारे फॉर्म है, कुछ ये है कि कुछ लोग इंटेंशनली कॉपी पेस्ट किसी और जर्नल से कर देते हैं, और इसको अपना वर्क, अपना आइडिया, अपना काम बताते हैं, और ऑथर की जो रेफरेंस होती है वो भी सही तरीके से नहीं देते। तो एक ये फॉर्म भी हो सकती है। द अदर एंड कंसिस्ट ऑफ द अनइंटेंशनल। कुछ लोग अनइंटेंशनली लेते हैं, इजी लेजी होते हैं, लेजी सुस्त होते हैं, तो फिर उसकी पैराफ्रेजिंग करके फ्रेगमेंटेड टेक्स्ट बना देते हैं, और कई उसमें अल्फाज को चेंज कर देते हैं, और साइटेशन भी कर देते हैं। एक ये तरीका है, लेकिन ये तरीका कुछ ना कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अच्छा जी, फिर नो पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द पोटेंशियल प्लेजरिस्टिक एक्ट्स आर टॉलरेटेड एंड रिसर्च manuscript will be rejected by the publisher if they contain any form of the plagiarism। अगर पब्लिश कर रहे हो और प्लेजराइज नहीं है, आपने प्लेजरिज्म नहीं निकाली, तो फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करते पब्लिकेशन के लिए। तो इसलिए प्लेजरिज्म निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एथिक्स इन हेल्थ रिसर्च। हेल्थ रिसर्च के अंदर एथिकल गाइडलाइंस के मुताबिक कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जरूरी है जिसको फॉलो करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंश्योरिंग दैट ethical standards are observed in the research rest collectively with the investigators, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इन तमाम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रिसर्चर है वो उस पे कि सही तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करें, रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉलो करें, जो नेशनल ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज होती है, अगर कोई फार्माकोलॉजी का कोई रिसर्च हो रहा है। जी, किसी ने हैंड रेस कर लिया, कोई मसला है? अच्छा, एडिटर ऑफ द मेडिकल जर्नल्स और इसी तरह फंडिंग एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम पे ये जिम्मेवारी आयद होती है कि ये ख्याल रखें एथिकल गाइडलाइंस का, एथिकल अप्रूवल का, और मिस इन्फॉर्मेशन से या मिसकंडक्ट से बचाने का।
इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? वो बंदा जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन लेने का जिम्मेदार होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। द प्राइमरी एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी rests with the investigators who should as a part of their training be made aware of and sensitive to the ethical imperative in research. No research protocol is complete or acceptable if it does not discuss the ethical aspect of the study involving human subject or experimental animal. तो इन्वेस्टिगेटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो पहले लोगों को ट्रेन करें, अवेयर करें, ताकि अगर सेंसिटिव कोई बंदा है या कोई ऐसा बंदा शामिल हो रहा है जो उससे सेंसिटिव है, नहीं कर सकेगा, तो वो उससे उसको फिर अवॉइड करे या वो स्टडी से वो निकल जाए, ठीक है। तो ये पहले ये चीजें करनी चाहिए। रिसर्च इंस्टीट्यूशन को एथिकल क्वालिटी रखनी चाहिए और फैसिलिटीज देनी चाहिए, जो डेटा कलेक्शन जिन जिन चीज़ों पे हो, या माहौल ऐसा होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को देखे, या रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर कमिटीज होती है रिसर्च, उससे बाकायदा अप्रूवल लेना चाहिए, ठीक है। नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी या एजेंसी जो है, वो अगर कोई ड्रग इसमें यूज हो रहा है या कोई ऐसी न्यू ड्रग ये इन्वेंट हो रही है, तो फिर इस इदारे को इसमें शामिल होना चाहिए और इसको बाकायदा अप्रूवल देना चाहिए। कुछ दवाइयाँ बड़ी टॉक्सिक होती है, जहाँ लेबर होती है, तो उन चीज़ों को फिर मना करते हैं ये लोग, ठीक है। एडिटर्स ऑफ द मेडिकल जर्नल, कुछ जर्नल्स में फिर ये पब्लिकेशंस होती है, तो वो उनको अपने जर्नल की मायार को, स्टैंडर्ड्स को रखना चाहिए, और पब्लिकेशन हर एक पब्लिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसका बाकायदा रिपोर्ट और सारी चीजें देखने के बाद फिर इसको पब्लिकेशन करनी चाहिए, प्लेजरिज्म देखना चाहिए, बाकायदा उसको एक रिव्यू देना चाहिए। कुछ लोग रिव्यू देते हैं, कुछ नहीं देते, जो नहीं देते उसमें फिर उसके इम्पैक्ट फैक्टर भी नहीं होते, उसकी कैटेगरी भी लो होती है, ठीक है। और फंडिंग एजेंसीज को भी ये देखना चाहिए कि जो मैं जिस बंदे को फंडिंग कर रहा हूँ, ये रिसर्च करने का अहल है, सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको थोड़ी सी ये चीज रिव्यू करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, एथिकल कंसिडरेशन थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के अंदर एथिकल कंसिडरेशन में ये चीजें जरूरी है। द चॉइस ऑफ द रिसर्च टॉपिक, एक अच्छा सा जबरदस्त सा रिसर्च टॉपिक होना चाहिए जो आपको एक नई चीज बता सके। इस पे ऑलरेडी टाइटल सिलेक्शन में मैंने बात की थी, आप लोगों को बताया था कि कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसमें क्या होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन, एक सिलेक्ट सही रिसर्च डिजाइन जो है, ये सिलेक्ट करना है कि ये क्रॉस सेक्शनल करनी है, ये एक्सपेरिमेंटल करनी है, ये कोहॉर्ट करनी है वगैरह, या क्वाजी एक्सपेरिमेंट करना होगा। अच्छा जी, डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च प्रोटोकॉल, जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें वो चीज़ सही होनी चाहिए। राइटिंग एंड सबमिटिंग अ रिसर्च प्रपोजल फॉर द फंडिंग, फंडिंग देने के लिए आपको सही तरीका आना चाहिए रिसर्च प्रपोजल लिखने का, जो मैं आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल के लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा कि प्रपोजल लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये आगे इसका एक लेक्चर आ रहा है इंशाल्लाह। इम्प्लीमेंटिंग द स्टडी, ठीक है, स्टडी को इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा। डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, रिसर्च रिजल्ट्स, वो जो रिजल्ट आप लिखोगे उसमें कौन सा टेस्ट, स्टेटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करना होगा, उसको डिस्क्राइब कैसे होना करना होगा, उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक कैसे लिखनी होगी, उसका बायोग्राफिक डेटा किस तरह लिखना होगा, कौन सी चीजें उठानी होगी, और रिजल्ट हमें क्या बताएंगे कि अच्छे हैं या बुरे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी करनी होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन द रिसर्च इंक्लूडिंग इट्स पब्लिकेशन, फिर रिसर्च को रिव्यू करना होगा ताकि उसको पब्लिश कराया जा सके। तो ये एथिकल कंसिडरेशन और उसके गाइडलाइंस है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है।